दोस्तों प्रदीप गिरी 11th-12th एकेडमी इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि गिरी ट्यूटोरियल के चैनल पे मैक्स 1 का लेसन नंबर फर्स्ट, लेसन नंबर सेकेंड एंड लेसन नंबर थर्ड भी लगभग खत्म होने आ गया है। तो अगर आप नहीं देख रहे हो तो फटाफट जाके वहां से देख सकते हो। और यहाँ पे हमने कॉम्प्लेक्स नंबर कवर कर दिया है और हम सीक्वेंस सीरीज का आज हमारा एक्सरसाइज नंबर 2.1 का सेकेंड लेक्चर है, जिसके अंदर हम क्वेश्चन नंबर थर्ड टू क्वेश्चन नंबर 8 कवर करने वाले हैं। और जिसके अंदर जो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी मैं आपको बीच में बता दूंगा कि कौन सा क्वेश्चन, क्योंकि आज के लेक्चर में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आ सकता है। चलो वन बाय वन स्टार्ट करते हैं दोस्तों। अब देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो पहला जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, क्या दिया है, विच टर्म ऑफ जीपी 525 125 625 इज 5/10। मतलब बोल रहे जैसे ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म, तो ऐसा कौन सा टर्म है जो 5/10 होगा। तो दोस्तों देखते हैं इसे किस तरह से सॉल्व करना है। इस तरह का अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में भी हमने 10th में क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। अब देखो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, लेट लूंगा t1 इक्वल टू मैं कितना लूंगा 5, t2 इक्वल टू दोस्तों कितना लूंगा 25 एंड t3 इक्वल टू कितना लूंगा दोस्तों 125, t4 इक्वल टू कितना हो जाएगा दोस्तों 625 एंड दोस्तों tn इक्वल टू, क्योंकि ये लास्ट टर्म है ना, ये लास्ट टर्म है तो लास्ट टर्म को हमेशा हम क्या लेते हैं, tn लेते हैं, तो 5/10। तो ये हमने ले लिया, सभी t1 t2 t3 t4 एंड समथिंग लिख दिया। अब ये लिखने के बाद दोस्तों आपको पता है फॉर जीपी के लिए tn का जो फॉर्मूला है दोस्तों क्या होगा वो आपको पता है। जीपी के लिए हमारा जो tn का जो फॉर्मूला है दोस्तों, tn इक्वल टू ARn-1। मुझे उम्मीद है कि आपने इसके पहले वाला मेरा लेक्चर देखा होगा। देन दोस्तों यहाँ पे t, हमें कौन सा n निकालना है, tn है। देन यहाँ पे दोस्तों क्या है, a, द वैल्यू ऑफ a। हाँ हमेशा याद रखना कि जो t1 होता है वही क्या होता है, a होता है। तो t1 का वैल्यू कितना हो गया दोस्तों 5, तो यहाँ पे क्या हो गया 5। हाँ r का वैल्यू आप यहां से निकाल सकते हो। r का वैल्यू हम कैसे निकालेंगे दोस्तों, r इक्वल टू t2 बाय t1 हम डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा 25 डिवाइड बाय 5 विच इज इक्वल टू 5। तो हमें यहाँ पे r का वैल्यू भी आ गया 5 और यहाँ पे दोस्तों क्या है n-1। अब दोस्तों यहाँ पे आपको tn का वैल्यू पता है, tn का वैल्यू कितना है 5/10, ये भी हमने लिख दिया। अब फाइनली अगर आप देखोगे, देखो ये दोनों टर्म सेम है, अगर यहाँ पे इसके ऊपर कुछ नहीं है तो दोस्तों 1 है। आपने 8 क्लास में इंडाइसिस पढ़ा होगा a/m a/n, अगर दोनों ऐसे मल्टीप्लीकेशन में है तो हम उसे 1 टाइम a लिखते हैं और ऊपर वाले टर्म का दोस्तों प्लस कर देते हैं। तो वैसे यहाँ पे हम 5 1 टाइम लिखेंगे दोस्तों, और ऊपर वाला यहाँ पे क्या है 1 है, और दोस्तों यहाँ पे क्या है n-1, दोनों को हमने प्लस कर दिया, तो देखो -1 +1 -1 कैंसल, देन 5/10 विच इज इक्वल टू 5/n। अब अगर आप बाय इक्वालिटी लोगे, देखो नीचे के नंबर सेम है तो ऊपर के नंबर भी क्या हो जाएंगे दोस्तों, सेम हो जाएंगे, एंड देयरफॉर द n विच इज इक्वल टू दोस्तों कितना हो जाएगा 10। हाँ अगर नीचे के नंबर सेम नहीं होते तो n इक्वल टू 10 आप नहीं लिख सकते थे। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को आपको दोस्तों क्या करना है, सॉल्व करना है। मतलब हमें मिल गया, कि विच टर्म ऑफ 5/10 कौन सा टर्म है दोस्तों, 10th टर्म है। तो या यहाँ पे आप लिख सकते हो कि 10th टर्म 5/10 इज द 10th टर्म। कौन सा टर्म होगा दोस्तों, 10th टर्म। मतलब ये देखो फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, एट, नाइन्थ, 10th नंबर पे आएगा। तो इस तरह से आप निकाल सकते हो। अब दोस्तों आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ ये क्वेश्चन आपको अपने एग्जाम के लिए करना चाहिए। मैं इसे बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं कर रहा हूं, पर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरह आप ले सकते हो। ये क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करके जाना चाहिए। अब देखो यहाँ पे हमें x का वैल्यू निकालना है और हमें बोला है कि जीपी में है। अब देखो यहाँ पे पहला जो रहेगा, पहला जो टर्म है दोस्तों 4/3, उसको अपन क्या लेंगे t1। दूसरा टर्म जो है दोस्तों x, उसको t2, एंड तीसरा टर्म हम लेंगे दोस्तों 4/27 को हम क्या लेंगे दोस्तों t3। अब ये जो टर्म है दोस्तों जीपी में है। अब जीपी में अगर टर्म है तो आपको पता होगा कि इस टाइप का क्वेश्चन आया तो आपको किस तरह से सॉल्व करना है। तो आपको r का वैल्यू पता है, हम r कैसे निकालते हैं दोस्तों, t2/t1। और अगर मुझे r निकालना है तो कैसे निकाल सकता हूं, t3/t2। याद होगा आपको, अगर मुझे r निकालना है तो मैं ऐसे भी निकाल सकता हूं, देखो t2/t1 t3/t2। मैं ये दो ही टर्म इसलिए ले रहा हूं क्योंकि देखो इसमें 1 2 2 3, मतलब 3 टर्म, अगर हमारे पास 3 टर्म्स है तो हम ये दो r का वैल्यू निकालने के लिए यूज करते हैं। और यहाँ पे आप जब सम सॉल्व करोगे, ये क्या है ऑलरेडी फॉर जीपी, ऑलरेडी ये जीपी में है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं t2
बाय T1 ये वाला, और यहां से मैं क्या लिख सकता हूं T3 बाय T2। देखो ये दोनों आर आर है, ये दोनों आर आर है, तो मैं ये दोनों को क्या बता सकता हूं, इक्वल बता सकता हूं। ध्यान से फिर से एक बार और समझा रहा हूं, हम आर निकालते थे, पर यहां पे हम आर किस लिए निकालते थे, ये जीपी में है कि नहीं इसलिए निकालते थे, पर यहां पे हमें पहले से ही पता है कि ये क्या है, आर इन जीपी, ये पहले से ही जीपी में है। जीपी में है मतलब ये दोनों के आंसर्स क्या होंगे, दोनों का आर का वैल्यू क्या होगा, सेम होगा, इसलिए मैं इस रेशियो को इस रेशियो से इक्वल बता सकता हूं। तो जब भी अगर आपको एक्स निकालना हो, 3 टर्म्स दिए हो, तो इस तरह से आप क्वेश्चन स्टार्ट कर सकते हो, T2 अपॉन T1, T3 अपॉन T2, इस तरह से क्वेश्चन लेके आप क्वेश्चन को स्टार्ट कर सकते हो। या तो आप इस तरह से पहले सॉल्व करो, देन बाद में आप इक्वालिटी दिखा के भी सम को सॉल्व कर सकते हो। अब दोस्तों यहां पे देखोगे तो अगर आपको दिखाई देगा वैल्यू ऑफ T2 क्या है दोस्तों, द वैल्यू ऑफ T2 इज x, देन द वैल्यू ऑफ T1 क्या है दोस्तों, द वैल्यू ऑफ T1 इज 4/3, एंड दोस्तों वैल्यू ऑफ T3 इज 4/27, एंड द वैल्यू ऑफ T2 इज x। अब हमें क्या करना है दोस्तों, ये वाला टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, और वहां पे टर्म कौन सा है दोस्तों, 4/27 है, ये पूरा का पूरा टर्म ये 4/27 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब क्या आएगा यहाँ पे 4/3। तो फाइनली यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे 4 4 जा कितना हो गया 16, एंड 27 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो दोस्तों कितना हो जाएगा 81, देन x का ये अंडर रूट वहां पे जाएगा, तो 16 और 81, तो फाइनली x इक्वल टू क्या आएगा दोस्तों, प्लस ऑफ माइनस 16 कितना आएगा 4, 81 किसका है दोस्तों 9 का। द वैल्यू ऑफ x हमें कितना मिला दोस्तों, प्लस ऑफ माइनस 4/9। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आने के चांसेस हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फॉर अ सीक्वेंस समथिंग tn का वैल्यू दिया है और हमें क्या बोला है, सो दैट द सीक्वेंस इज अ जीपी, हमें ये सबसे पहले इसको जीपी प्रूव करना है, एंड फाइंड इट्स फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन रेशियो। अगर हमने इसका जीपी इसको प्रूव कर दिया तो हम उसका फर्स्ट टर्म निकालना है और क्या निकालना है, हमें कॉमन रेशियो निकालना है। तो दोस्तों जीपी प्रूव करने के लिए बस आपको क्या करना है कि कांस्टेंट रेशियो निकालना है। अब कैसे कांस्टेंट रेशियो आप निकालोगे, इसके पहले आप आर कैसे निकालते थे, आर में आपके पास देखो T1 होता था, T2 होता था, T3 होता था, तो आप क्या करते थे T2 अपॉन T1 निकालते थे और फिर चेक करते थे। तो आर जिस तरह से निकालते थे वैसे यहाँ पे आपको एक टर्म पता है, उन्होंने एक टर्म आपको दे दिया Tn, तो आपको क्या करना है Tn से आगे कौन से, जैसे ये T1 है, T1 के आगे क्या T2 है, तो वैसे Tn है, Tn सपोज 1 है, n की जगह अगर सपोज मैं 1 रखता हूं तो इससे ज्यादा क्या होगा 2 लाने के लिए मुझे दूसरा टर्म कौन सा निकालना होगा दोस्तों, Tn+1। अगर उससे भी और ज्यादा लेकर आना है तो Tn+2, Tn+3, तो ऐसे मैं दूसरा टर्म निकालूंगा और वहां से मैं r का वैल्यू निकाल दूंगा। अगर r का वैल्यू अगर समझो दोस्तों कांस्टेंट आ रहा है तो मतलब ये जीपी में है, और बाद में मैं क्या कर सकता हूं, फर्स्ट टर्म निकालने के लिए n की जगह पे 1 पुट कर दूंगा, और देन इसके बाद कॉमन रेशियो तो मुझे यहां से मिल जाएगा। तो देखो मैं कैसे सम सॉल्व कर रहा हूं, देखो ये Tn है मुझे जो दिया हुआ है, n की जगह मैंने क्या लिखा है n+1, क्योंकि मुझे एक उससे ज्यादा वाला टर्म निकालना है। तो दोस्तों यहाँ पे जहां पे भी n होगा वहां पे n+1 आ जाएगा। देखो ये n है, n की जगह पे मैं क्या लिख रहा हूँ n+1, और ये -3 वैसे ही है। देन यहाँ पे भी n है तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा n+1 एंड -3। फाइनली अगर मैं इसे सॉल्व करूंगा तो क्या हो जाएगा 5n प्लस, अब देखो यहाँ पे सॉरी प्लस, यहाँ पे देखो प्लस माइनस माइनस 3 - 1 2, और साइन ऑफ ग्रेटर नंबर क्या आएगा दोस्तों माइनस, देन इसके बाद यहाँ पे 2 है। अब देखो यहाँ पे n है, अब यहाँ पे क्या आएगा प्लस माइनस माइनस 3 - 1 कितना आएगा दोस्तों 2, और दोस्तों साइन ऑफ ग्रेटर नंबर माइनस। तो फाइनली हमने Tn+1 निकाल दिया। अब हम r कैसे निकालते हैं दोस्तों, ऊपर ग्रेटर वाला टर्म होता है और नीचे स्मॉलर वाला टर्म, तो हमें चेक करना है r निकाल के कि कांस्टेंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखो r है तो ऊपर जो ग्रेटर वाला टर्म है दोस्तों Tn+1, और नीचे कौन सा टर्म है दोस्तों Tn, तो फाइनली Tn+1 कितना है दोस्तों 5n-2, मुझे अच्छे से लिखना होगा 5n-2 अपॉन 2n-2, और दोस्तों Tn कौन सा है सर, तो Tn यहाँ पे है 5n-3 अपॉन 2n-3। अब फाइनली इसे मुझे अगर सॉल्व करना है, r का वैल्यू अगर मुझे निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा, इसे मैं रफ कर दे रहा हूं। देखो r इक्वल टू, पहले मैं ऊपर वाला टर्म लिख रहा हूं 5n-2 अपॉन 2n-2 इनटू ये जो नीचे वाला टर्म है इसको मैं उल्टा कर दूंगा, उल्टा यहां पे कैसे लिखूंगा 2n-3 अपॉन 5n-3।
अब बोलोगे सर ऐसे कैसे, तो ये देखो यहाँ पे a अपॉन बी है और c अपॉन डी है, तो हम क्या लिखते हैं a अपॉन बी, और ये वाले टर्म को उल्टा कर देते हैं d अपॉन सी। तो वैसे मैंने यहाँ पे किया, ऊपर वाला टर्म लिखा, नीचे वाले टर्म को जस्ट क्या कर दिया, उल्टा। देन द वैल्यू ऑफ r इक्वल टू, ध्यान से देखो ये फाइ है, ये फाइ है, तो इसका कैलकुलेशन साथ में हो जाएगा। आपने इंडाइसिस में एक रूल पढ़ा है, अगर ऊपर m है और नीचे n है और ये दोनों सेम है तो आप ऐसे लिख सकते हैं a और यहाँ m माइनस n। तो वैसे ही यहाँ पे देखो ये फाइ है, ये फाइ, ये दोनों का कैलकुलेशन हो सकता है, तो फाइ वन टाइम लिख रहा हूं, ऊपर क्या है n माइनस टू, देखो मैंने m लिखा और बीच में हमें क्या लेना है दोस्तों, माइनस, देखो बीच में माइनस लिया। अब माइनस के बाद इसका जो टर्म है, जैसे यहाँ m था तो वैसे इसका टर्म क्या है, n माइनस 3, अगर ये माइनस है तो ये ब्रैकेट में आएगा। सेम ऐसे में क्या कर सकता हूं दोस्तों, इसका लिख सकता हूं। अब सेम अगर मुझे इसका लिखना है, या तो देखो मैंने यहाँ पे लिखा इनटू, ये 2 का लिख रहा हूं, 2 क्या है, n माइनस 3 है, ये वाला जो टर्म है ये वहां जाएगा तो क्या होगा, माइनस होगा, तो n माइनस 2 और यहाँ पे ब्रैकेट माइनस है, तो r इक्वल टू 5 रेस टू n माइनस 2 माइनस n प्लस 3 इंटू 2 रेस टू n माइनस 3 माइनस n प्लस 2। अब अगर मैं देखूं तो देखो माइनस n प्लस n कैंसिल हो गया, यहाँ पे माइनस n प्लस n कैंसिल हो गया, तो r इक्वल टू 5 रेस टू, देखो प्लस माइनस माइनस मतलब माइनस प्लस माइनस 3 माइनस 2 1, मतलब यहाँ पे 5 रेस टू 1 आया, इंटू 2 रेस टू, यहाँ पे अगर आप देखोगे माइनस प्लस माइनस 3 माइनस 2 1, और साइन ऑफ ग्रेटर नंबर माइनस है तो माइनस 1, तो फाइनली मैं ये 5 रेस टू 1 को तो ऐसे ही रखूंगा, ये अगर माइनस में इसको नीचे लेकर आऊंगा तो दोस्तों क्या हो जाएगा, प्लस, और ऊपर 1 लिख के कुछ मतलब नहीं है, अगर मैंने सपोज लिखा भी तो ये देखो ये माइनस था, नीचे लाया प्लस हो गया, तो r इक्वल टू क्या है, 5/2, और 5/2 दोस्तों क्या है, कांस्टेंट है, एंड देयरफॉर द गिवन सीक्वेंस इज इन जीपी। आप वो लाइन लिखोगे, अब गिवन सीक्वेंस आपने लिखा है कि 5/2 इज अ कांस्टेंट एंड देयरफॉर 5/2 is a constant and therefore the given sequence is in GP। आपने लिख दिया कि गिवन सीक्वेंस जीपी में है, पहला काम तो आपने कर दिया। अब उसके बाद उन्होंने बोला है रेशियो निकालने के लिए, रेशियो तो आपको मिल गया r इक्वल टू 5/2, ये तो हो गया, और उन्होंने क्या बोला है साथ में फर्स्ट टर्म निकालो, उन्होंने बोला है फर्स्ट टर्म निकालना है, रेशियो तो आपने निकाल दिया, फर्स्ट टर्म निकालने के लिए मैं बाजू में ही निकाल देता हूं, आप नीचे निकालना। फर्स्ट टर्म निकालने के लिए बस इसके अंदर 1 पुट कर दो। अब यहां पे अगर मैं 1 पुट कर दूं, देखो 1, ये यहां पे भी 1 और यहां पे भी दोस्तों 1, यहां पे पूरे जहां जहां पे n है, तो t1 इक्वल टू 5 रेस टू माइनस 2 एंड 2 रेस टू माइनस 2। अब t1 इक्वल टू, अगर आप सॉल्व करने जाओगे तो देखो ये वाला जो टर्म है, अगर मुझे प्लस करना है, ये वाला टर्म प्लस करना है तो इसको ऊपर ले लूंगा तो ये प्लस हो गया, और ये वाला टर्म प्लस करना है तो इसको नीचे ले लूंगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस। ये समझ लेना, इंडाइसिस का रूल है, देखो ये a रेस टू माइनस m है, इसको अगर मुझे प्लस करना है तो 1 अपॉन समथिंग नीचे लिखना होगा, और अगर सपोज कोई नीचे वाला टर्म है उसको प्लस करना है तो उसको ऊपर कर दो, तो देखो इसको मैंने नीचे कर दिया, इसको ऊपर कर दिया, तो फाइनली यहाँ पे 4 आएगा और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, 25। तो ये क्वेश्चन अपना सॉल्व हो गया। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब दोस्तों नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, अब यहां से तीनों ही क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, हो सकता है कि तीनों में से कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में वो पूछ ले, तो आपको बहुत अच्छे से सॉल्व करने आना चाहिए। तो ये तीनों क्वेश्चन मेरा आपको सजेशन है कि बहुत अच्छे से सॉल्व करना है। सबसे पहले द फाइंड 3 नंबर्स इन जीपी सो दैट such that their sum is 21। सबसे पहले 3 numbers in GP, 3 3 numbers in GP be 3 numbers अगर वो GP में पूछते हैं तो सबसे पहला बीच वाला नंबर A लेना है, और उसके बाद दोस्तों आपको क्या लेना है, AR, और उसके बाद क्या लेना है, AR को डिवाइड में। देखो मैं बता दे रहा हूं आपको, 3 नंबर्स अगर कभी पूछते हैं तो A आएगा, फिर A के साथ R मल्टीप्लाई में, और यहाँ पे AR डिवाइड में। वैसे ही अगर समझो वो आपको 5 नंबर्स पूछते हैं तो क्या आएगा, AR, यहाँ पे A/R, और जस्ट AR के बाद क्या आता है दोस्तों, R², और यहाँ पे क्या आएगा, AR²। तो ये 5 नंबर्स हो गया। अगर वो 4 नंबर्स पूछते हैं दोस्तों तो यहाँ पे आप क्या, A वाला टर्म आपको नहीं लेना है,
ये ए वाला टर्म नहीं लेना है, ये दोनों लेना है। तो आप कौन सा टर्म लोगे, ए आर, और कौन सा लोगे दोस्तों, ए बाय आर। हाँ, फिर इसके बाद आपको एक स्टेप छलांग लगाना है, मतलब यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, ए आर स्क्वायर नहीं आएगा, आर क्यूब, और यहाँ पे भी क्या आएगा, ए आर क्यूब। तो इस तरह से ये आपका 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म हो गया, 3 टर्म्स इन जीपी हो गया। ये आपका कौन सा हो गया, 5 टर्म्स इन जीपी, और ये आपका क्या हो गया, 4 टर्म्स इन जीपी। तो इस तीनों से रिलेटेड कोई ना कोई एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में दिखाई देगा, जो जबकि ये जो मैं क्वेश्चन अभी कराने जा रहा हूं दोस्तों, ये थोड़ा सा बाकी ये इसके बाद के जो दोनों क्वेश्चन है उसके कंपैरिजन में थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है कैलकुलेशन वाइज। बस अगर पर आप अच्छे से सॉल्व करोगे तो आपको आएगा। फाइंड 3 numbers in GP such that their sum is 21। क्या लिखा है, sum is their sum is 21। sum मतलब प्लस, मतलब यहां पे a by r प्लस a प्लस ए आर विच इज इक्वल टू दोस्तों कितना होगा, 21। अब हम क्या करेंगे, अब हमें यहाँ पे इसका प्लस है। अब हमेशा क्या करना है कि उसके बाजू में अगर आप देखोगे तो दूसरा भी कंडीशन दिया होगा। दूसरा कंडीशन क्या दिया, देयर स्क्वायर इज 189। देयर स्क्वायर मतलब, चलो यहां पे लिख दे रहा हूं, देयर स्क्वायर इज 189। देयर स्क्वायर मतलब इसका सम ऑफ देयर स्क्वायर, वही मैं सोचा कि आगे लिखा नहीं है, सम ऑफ देयर स्क्वायर। तो यहां पे क्या आएगा, सम ऑफ देयर स्क्वायर। सम मतलब दोस्तों यहां पे देखो स्क्वायर लिया, यहां पे भी स्क्वायर लिया, और यहां पे भी दोस्तों क्या किया, स्क्वायर लिया, और बीच में क्या किया, सम लिया। अगर वही बोलते कि प्रोडक्ट ऑफ देयर स्क्वायर तो बीच में मल्टीप्लीकेशन लेते हैं, इज 189। अब मैंने दोनों ही कंडीशन लिख दिया है दोस्तों। अब दोनों ही कंडीशन के क्वेश्चन में अगर कहीं प्रोडक्ट हो जाए ना तो पहले वो सॉल्व कर देना, उससे आपको डायरेक्ट वैल्यू मिल जाएगा। पर यहाँ पे कोई प्रोडक्ट नहीं है, तो दोस्तों उस केस में आपको क्या करना होगा, ए कॉमन लेना है। देखो इसमें से अगर मैं ए कॉमन ले रहा हूं तो अंदर क्या बचेगा, 1 बाय आर, यहाँ पे क्या बचेगा 1, और यहाँ पे क्या बचेगा दोस्तों आर इक्वल टू 21। तो फाइनली ये क्या हो जाएगा, 1 बाय आर प्लस 1 प्लस आर इक्वल टू 21। ये ए यहाँ पे आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। फाइनली फिर ये क्या आ जाएगा, 1 बाय आर प्लस आर इक्वल टू 21 बाय ए माइनस 1। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को यहां तक लेकर आए। अब यहां तक लेकर आने के बाद दोस्तों थोड़ा इसको सॉल्व कर ले रहे हैं। अगर मैं इसे सॉल्व करने की कोशिश करता हूं तो इसमें से ए स्क्वायर बाहर आएगा, तो ये क्या आएगा, 1 बाय आर स्क्वायर, यहाँ पे 1, और यहाँ पे भी क्या आएगा दोस्तों, आर स्क्वायर। बहुत अच्छे से इसका कैलकुलेशन देखना, 189। देन यहां पे अगर मैं देखूं तो ये क्या आएगा, 1 बाय आर स्क्वायर और प्लस आर स्क्वायर। अब देखो ये 189 है, ये ए स्क्वायर यहाँ पे डिवाइड में गया, और ये 1 को मैं इसी स्टेप में माइनस में ले रहा हूं। यहाँ पे मैंने पूरा स्टेप सॉल्व किया, यहाँ पे एक डायरेक्ट किया। अब यहां तक इसे भी मैं रख दे रहा हूं। अब दोस्तों अगर दोनों ही इक्वेशन को आप ध्यान से देखोगे, मैं इसे इक्वेशन नंबर 1 ले रहा हूं, इसे इक्वेशन नंबर 2 ले रहा हूं, बहुत अच्छे से ध्यान से देखोगे तो मुझे ये लगता है कि अगर मैं इसको एक्सपांड कर दूं, अगर मैं इसे एक्सपांड कर दूं तो मुझे ये ऐसे आर स्क्वायर वाला टर्म इसमें मिल सकता है, और फिर मैं इसका वैल्यू इसमें क्या कर दूंगा, पुट कर दूंगा। चेक करते हैं कि ऐसा कुछ होता है क्या। तो देखो मैं यहाँ पे बाजू में ही सॉल्व कर रहा हूं कि आपको समझ में आए। अब देखो मैं यहाँ पे कर रहा हूं, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स इन इक्वेशन नंबर 1। मतलब इक्वेशन नंबर 1 के दोनों ही साइड पे मुझे स्क्वायर लेना है। मतलब ये क्या हो जाएगा, 1 बाय आर प्लस आर का होल स्क्वायर, और यहां पे क्या हो जाएगा दोस्तों, 21 बाय ए माइनस 1 का होल स्क्वायर। टेकिंग स्क्वायर ले लिया। मैं क्यों दोनों में से इसको एक्सपांड कर रहा हूं, क्योंकि इसको एक्सपांड करके ऐसा कुछ मिलेगा, इसका वैल्यू इसमें पुट कर दूंगा। अब देखो मैं इसे एक्सपांड कर रहा हूं, ये मेरा क्या है दोस्तों, ए है। अब यहाँ ये वाला फॉर्मूला लगेगा, ए प्लस बी होल स्क्वायर। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अगर सपोज ये माइनस में है तो सेम फॉर्मूला है, बस यहाँ पे दोस्तों माइनस है। अब यहाँ पे ए मतलब क्या है दोस्तों, ए स्क्वायर मतलब 1 बाय आर का स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 1 बाय आर इंटू आर, क्योंकि ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, प्लस बी स्क्वायर मतलब आर स्क्वायर। ये हमने एक्सपांशन कर दिया। सेम यहां पे अगर आप एक्सपांड करते हो तो 21 बाय ए स्क्वायर
-2ab ए बी और प्लस बी का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर। फाइनली ये भी हमने कर दिया। देखते हैं कि हम यहां तक पहुंच पाते हैं कि नहीं आंसर में। अब दोस्तों यहां पे देखो ये क्या हो जाएगा 1, यहां पे क्या हो जाएगा दोस्तों आर स्क्वायर, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होता है। ये देखो ये दोनों आर कैंसिल हो जाएंगे, ये 2 हो जाएगा और ये आर स्क्वायर। यहाँ 441 21 का अगर आप स्क्वायर निकालोगे एंड दोस्तों यहाँ पे क्या आ जाएगा ए स्क्वायर और यहाँ पे 42 अपॉन ए। ये देखो ना 21 का अगर मैं डबल करता हूं तो 42 होगा और दोस्तों 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 होगा। अगर मैं ध्यान से अच्छे से अगर मैं क्वेश्चन को फिर से सॉल्व करने की कोशिश करूं तो दोस्तों देखो 1 अपॉन आर स्क्वायर और ये आर स्क्वायर ऐसे ही रखूंगा, ये 441 अपॉन ए स्क्वायर माइनस 42 अपॉन ए प्लस 1, ये -2 वहां पे चले जाएगा क्योंकि यहाँ +2 है, वहां पे -2 चले जाएगा। तो फाइनली अगर आप देखोगे तो ये वाला ऐसा कुछ कहीं दिख रहा है, देखो यहाँ पे, इसलिए मैंने उसको एक्सपांड किया। तो उसकी जगह पे मैं ये लिख सकता हूं, तो मैं यहां पे लिखूंगा फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। अब देखो मैं यहां पे वैल्यू पुट करूंगा 189 अपॉन ए स्क्वायर -1 और यहाँ पे क्या है दोस्तों 441 अपॉन ए स्क्वायर माइनस 42 अपॉन ए प्लस माइनस क्या आएगा दोस्तों प्लस माइनस -2 -1 1, साइन ऑफ ग्रेटर नंबर 2 है इसलिए -1 आएगा। बहुत अच्छे से बहुत सिस्टमैटिक तरीके से समझाते जा रहा हूं। अब दोस्तों मैं क्या करूंगा, मुझे इसे एक्सपांड करना है, मतलब इसे मुझे सॉल्व करना है। देखो ये -1 है, ये -1 तो दोनों कैंसिल हो जाएगा, कहिए तो आप -1 को उधर ले लो, +1 हो जाएगा, तो -1 + 1 कैंसिल हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे देखो मैं क्या कर रहा हूँ 42/a को यहाँ पे ले रहा हूँ, ये प्लस हो गया और 441 अपॉन ए स्क्वायर है -189 अपॉन ए स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर वाली फैमिली एक साइड कर दिया, ए एक साइड, तो ये 42/a। इनका अगर मैं कैलकुलेशन करूं तो देखो दोनों के नीचे ए स्क्वायर है तो 1 टाइम लिखूंगा और 441 - 189। अब 441 में से अगर मैं 189 को अगर मैं माइनस करता हूं तो 11 - 9 2, 13 - 8 5 और दोस्तों यहां पे 1 चले जाएगा तो यहां पे 3 - 2 मतलब 252 आ रहा है। तो कितना आ रहा है 252, तो ये 42 अपॉन ए और यहाँ पे दोस्तों ए स्क्वायर अपॉन 252। अब देखो एक ए इसमें से एक ए कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली दोस्तों ये वाला ए मैं यहां ले रहा हूं, दिखाई दे रहा है सबको, हाँ, और ये 252 है और ये क्या है 42 है। अब दोस्तों कभी भी अगर इस तरह का कैलकुलेशन आता है तो आप देखो 2 के टेबल में लास्ट वाला नंबर नीचे 42 है, पर मुझे 42 का टेबल नहीं आता, पर 2 का तो आता है ना। 2 के टेबल में 2 कब आता है, तो 2 1 जा 2, या तो 1 जा आता है तो 1 जा तो ये होगा नहीं, और 2 6 जा 12 होता है। तो एक बार 42 को 6 से मल्टीप्लाई करके देख लो 252 आता है क्या, हो सकता है कि आ सकता है। तो ये देखो 42 को मैं 6 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, देखो लॉजिक भी बता रहा हूं कैसे, आप नहीं तो डिवाइड करते करते बहुत टाइम चले जाएगा। 6 2 जा कितना होगा 12, 1 कैरी, 6 4 जा 24, 24 और 125 आ गया। तो इससे ये पता चल रहा है तो वैल्यू ऑफ ए हमारा क्या है दोस्तों, वैल्यू ऑफ ए हमारा क्या है 6 है। तो अभी आपको समझ में आया कि किस तरह से मैंने वैल्यू ऑफ ए बहुत ही सिंपल तरीके से निकाला है। ये सम अगर आप देखोगे बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लोग बताते होंगे आपको, पर इस तरह से अगर आप सॉल्व करोगे तो बहुत सिंपल हो जाएगा। अब ए आ गया, अब जस्ट आपको क्या करना है आर का वैल्यू निकालना है। मैं इस इक्वेशन में ही पुट कर दे रहा हूं, देखो मैं यहां पे सॉल्व कर रहा हूं, प्लीज आप एक के नीचे एक सॉल्व करना। मैं यहां पे लिख रहा हूं पुट a = 6 इन इक्वेशन नंबर 1। अब इक्वेशन नंबर 1 में अगर मैं पुट करूं तो यहां पे देखो 1/r प्लस r इक्वल टू 21/6 ना, 6 - 1। अब यहां पे 1/r प्लस r इक्वल टू, या तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, देखो यहां पे कुछ नहीं, 1 1 सा 1, r इंटू r स्क्वायर अपॉन r, 21 - 6 अपॉन 6। देन दोस्तों अगर मैं इसे आगे सॉल्व करूं तो ये 1 प्लस r स्क्वायर अपॉन r, ये 15 हो जाएगा और अपॉन 6। अब मैं अगर इसको मल्टीप्लाई करूं तो ये दोनों दोस्तों किसी के टेबल में आते हैं, तो 1 प्लस r स्क्वायर अपॉन r इक्वल टू, ये दोनों 3 के टेबल में आते हैं, 3 के टेबल में 15 कितने टाइम में आता है 5 जा,
एंड 3 के टेबल में 6 कितने टाइम में आता है दोस्तों, 2 जा, एंड 2 अब इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 1 प्लस आर स्क्वायर एंड 5 मल्टीप्लाई बाय आई। मैं हर एक स्टेप लिख रहा हूँ जानबूझ के, मैं चाहता तो एक दो स्टेप इसमें स्किप कर देता, पर मैं चाहता हूँ कि सभी को सब कुछ समझ में आए। यहाँ पे 2 है और यहाँ पे दोस्तों 2r स्क्वायर है, यहाँ पे क्या है दोस्तों 5r। अब ये क्या हो जाएगा 2r स्क्वायर माइनस 5r प्लस 2 इक्वल टू 0। अब इक्वल टू 0 है दोस्तों, अब इसे हमें 10th वाले मेथड से सॉल्व करना होगा। सोचो एक ही क्वेश्चन में कितने सारी चीजें हैं, पर मार्क्स भी वैसा ही मिलेगा आपको। अब मुझे इसे क्या करना है, क्वाड्रेटिक के अकॉर्डिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह सॉल्व करना है फैक्टराइजेशन मेथड से। तो देखो 2 2 जा 4 और यहाँ पे दोस्तों प्लस है, ऐसा नंबर चाहिए, यहाँ पे क्या है माइनस और माइनस प्लस माइनस, ऐसा नंबर चाहिए जिसका मल्टीप्लीकेशन करके 4 आना चाहिए और उसी नंबर का प्लस करके दोस्तों 5 आंसर आना चाहिए। तो हम लेंगे 4 1 जा, यहाँ पे भी आर यहाँ पे भी आर, तो यहाँ पे 2r स्क्वायर माइनस 4r माइनस 1r प्लस 2 इक्वल टू 0। अब मैं अगर दोनों में से कॉमन निकालू तो 2r कॉमन है, अंदर r है, और माइनस 2 के टेबल में 4 कितने टाइम में आता है, 2 टाइम में, और r तो बाहर हो गया है। सेम यहां से भी अगर मैं करूं तो 1 बाहर लूंगा तो अंदर r माइनस 2 है इक्वल टू 0। अब दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा 2r माइनस 1 और यहाँ पे क्या होगा r माइनस 2 इक्वल टू 0, देन 2r माइनस 1 इक्वल टू 0 और r माइनस 2 इक्वल टू 0, देन 2r इक्वल टू 1, देन r इक्वल टू 1/2, देन दोस्तों यहाँ पे r इक्वल टू क्या आएगा 2। तो यहाँ पे हमें r के दो दो वैल्यूज मिले हैं। अब हमें क्या करना है, हमारा जो भी टर्म है, क्योंकि बोला है ना फाइंड द नंबर्स, ये देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, ध्यान से समझो। देखो बोला है फाइंड 3 नंबर्स इन जीपी, तो हमें वो 3 नंबर्स इन जीपी फाइंड आउट करना है दोस्तों। ये जैसे ही आपका हो गया उसके बाद आप 3 नंबर्स इन जीपी फाइंड आउट करोगे। देखो यहां पे 3 नंबर्स इन जीपीआर। अब देखो यहां पे जब भी आर के दो वैल्यूज मिलेंगे तो समझ जाना कि दो जोड़ी में आंसर मिलेगा। पहला ए का वैल्यू क्या है दोस्तों 6 और आर का वैल्यू मैं क्या ले रहा हूं 1/2, और सेम बाजू में ए का वैल्यू फिर से 6 और आर का वैल्यू फिर से कितना आएगा 2, क्योंकि हमें आर के दो वैल्यूज मिले। अब दोस्तों यहां पे आपको पता है कि हमने जो स्टार्टिंग में लिया था, हमने पहला क्या लिया था a/r, फिर हमारा टर्म क्या था a, फिर हमारा क्या था ar। ये मैं कहां से लिख रहा हूं पता है ना, स्टार्टिंग में देख लो आपकी बुक पे, मैं बार बार उसको ऊपर नीचे नहीं करूंगा। a कितना है दोस्तों 6 है, r कितना है दोस्तों 1/2, फाइनली ये 2 ऊपर जाएगा, 6 मल्टीप्लाई बाय 2 12, पहला टर्म 12 मिल गया। देन यहाँ पे a कितना है 6 है, दूसरा टर्म 6 मिल गया, a कितना है 6 है, r कितना है 1/2 है, तो फाइनली यहाँ पे आंसर कितना आ गया 3। तो इस तरह से आपने ये सॉल्व कर दिया। देन यहाँ पे क्या हो गया दोस्तों a/r, a, और यहाँ पे क्या a/r। अब a कितना है दोस्तों 6 है, r कितना है दोस्तों 2 है, तो फाइनली यहाँ पे आंसर कितना है 3। a कितना है दोस्तों 6 है, a कितना है दोस्तों 6 है, r कितना है 2, तो फाइनली यहाँ पे 12। तो फाइनली हमें 3 टर्म्स इन जीपी मिल गया। पहला टर्म जो है दोस्तों क्या है 12 है, 6 है, 3 है, और जस्ट यहाँ पे देखोगे इसी का उल्टा रहेगा, 3 है, 6 है, 12 है। तो तुम्हें हमें यहाँ पे क्या हो गया, दो वैल्यूज यहाँ पे दोस्तों मिल गया, और यही हमारा क्या फाइनल आंसर। अब इसके बाद के जो क्वेश्चन है बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है इसके कंपैरिजन में जो हमने अभी सॉल्व किया। ये सब क्वेश्चन आप बहुत आसानी से बहुत सिंपल तरीके से सॉल्व कर सकते हो। मोस्ट ऑफ द टाइम एग्जाम में सिंपल क्वेश्चन ही आता है, इसलिए मैंने तीनों ही क्वेश्चन आपको सॉल्व करने के लिए बोला है। फाइंड 4 नंबर इन जीपी सच दैट, देखो 4 नंबर तो हमें पता है, लेट 4 नंबर इन जीपी बी क्या आएगा बोलो, मैंने क्या बोला है आपको AR, a/r, और दोस्तों क्या आएगा AR स्क्वायर, और यहाँ पे सॉरी AR स्क्वायर नहीं आएगा AR क्यूब, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों AR/3। आपने अगर मेरा स्टार्टिंग से लेक्चर देखा होगा तो स्टार्टिंग के लेक्चर में मैंने ये समझा दिया था। अब दोस्तों यहाँ पे क्या बोला है, सम ऑफ द मिडल टू नंबर्स इज 10/3। मिडल टू नंबर्स मतलब ये दोनों का सम, मतलब यहाँ पे फ्रॉम दी फर्स्ट कंडीशन मैं लिख रहा हूं डायरेक्ट, क्या आएगा सम ऑफ मिडल टू, मतलब दोनों का मैंने सम लिया, मतलब प्लस लिया, कितना आएगा आंसर 10/3। और साथ में उन्होंने बोला है देयर प्रोडक्ट इज 1। देयर प्रोडक्ट मतलब सभी का प्रोडक्ट, मतलब फ्रॉम दी सेकेंड कंडीशन। और कभी भी प्रोडक्ट वाला पार्ट पहले सॉल्व करना, क्योंकि वहां से आपको डायरेक्ट वैल्यू मिल जाएगा।
मतलब a बाय आर क्यूब मल्टीप्लाई बाय a बाय आर मल्टीप्लाई बाय ए आर मल्टीप्लाई बाय ए आर क्यूब इक्वल टू 1। अब इसके बाद हम क्या करेंगे दोस्तों, ये देखो आर क्यूब कैंसिल हो गया, आर कैंसिल हो गया, तो ए रेस टू 4 आया इक्वल टू 1। देन फाइनली दोस्तों यहाँ पे अगर फोर्थ रूट लेंगे तो उसका आंसर हमेशा 1 आएगा। वैल्यू ऑफ ए हमें 1 मिल गया, जस्ट ये वाला वैल्यू हमें इसके अंदर पुट करना है। अगर हम यहाँ पे पुट करेंगे तो 1/r हो जाएगा, क्योंकि ए का वैल्यू 1 और यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो ये r हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 10/3। अब यहाँ पे अगर मैं इसे आगे सॉल्व करने की कोशिश करूं तो दोस्तों देखो जैसे हमने इसके पहले वाला क्वेश्चन सॉल्व किया 1+r² अपॉन r इक्वल टू 10/3। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 3 अगर इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 1+r² और यहाँ पे 10r, तो यहाँ पे क्या आएगा 3 + 3r² इक्वल टू 10r। तो यहाँ पे क्या आएगा 3r² माइनस 10r प्लस 3 इक्वल टू 0। अब हमें क्या करना है दोस्तों, इसके फैक्टर्स बहुत सिस्टमेटिक बहुत अच्छे तरीके से निकालने होंगे। 3 3 जा कितना होगा 9 r² और यहाँ पे क्या आएगा प्लस है और पहला साइन माइनस है, माइनस प्लस माइनस। ऐसा नंबर चाहिए जिसका मल्टीप्लिकेशन करके 9 आना चाहिए और उसी नंबर का प्लस करके दोस्तों उसी नंबर का प्लस करके हमारा आंसर कितना आना चाहिए दोस्तों 10 आना चाहिए। तो ऐसा कौन सा नंबर है, तो आपको पता है 9 1 जा। तो फाइनली यहाँ पे क्या होगा 3r² माइनस 9r माइनस 1r प्लस 3 इक्वल टू 0। देन यहाँ पे अगर मैं देखूं दोनों में कॉमन लूँ तो 3r कॉमन आएगा, r बचा और यहाँ से 3, देन यहाँ से 1 और यहाँ पे भी r माइनस 3 इक्वल टू 0। देन दोस्तों अगर मैं आगे सॉल्व करूँ तो 3r माइनस 1, ये देखो 3r माइनस 1 और ये दोनों जो कॉमन है उसमें 1 टाइम लिख दो इक्वल टू 0। देन दोस्तों इसके बाद अगर आप देखोगे तो 3r माइनस 1 इक्वल टू 0, देन 3r इक्वल टू 1, r इक्वल टू 1/3। हमें एक ये वैल्यू मिला एंड दूसरा जो वैल्यू मिलेगा दोस्तों वो क्या है r माइनस 3 इक्वल टू 0, देन r इक्वल टू 3, दूसरा वैल्यू ये मिला। अब ये दोनों वैल्यूज और ये वैल्यूज लेके आप क्या कर सकते हो, अपने टर्म को फाइंड आउट कर सकते हो। आपको पता है 4 टर्म निकालना है, तो पहले आप a इक्वल टू कितना लोगे 1 और r इक्वल टू कितना लोगे 1/3। जस्ट ये चारों के वैल्यूज निकालो, देन इसके बाद a इक्वल टू 1 एंड r इक्वल टू फिर से कितना लोगे 3, जस्ट फिर ये चारों के वैल्यूज निकालो। ये जो आंसर आएगा जस्ट अपोजिट ये आंसर होगा। तो फटाफट आप सॉल्व करो। अब लास्ट वाला क्वेश्चन तो बहुत सिंपल सा है। अगर आप लास्ट वाला क्वेश्चन देखोगे, देखो क्या लिखा है, find 5 numbers in GP such that their product is 5 numbers. Let 5 numbers in GP be क्या आएगा दोस्तों। अब 3 नंबर्स वाला आपको याद है तो इसको कर सकते हो ए आर और यहाँ पे a/r। फाइनली यहाँ पे क्या होगा ar² और यहाँ पे क्या आ जाएगा a/r²। हो गया 5 नंबर्स। अब यहाँ पे जब आप इसे लिखोगे तो किस तरह से आएगा, such that their product is 1024, their product is 1024। तो फ्रॉम दी फर्स्ट कंडीशन, और प्रोडक्ट वाला है तो उसको डायरेक्ट आप सॉल्व कर दो। सभी का सभी जो भी लिखा हुआ है दोस्तों a/r ar² सभी को किस में लेना है, प्रोडक्ट फॉर्म में, और इक्वल टू इसका आंसर कितना आएगा 1024। अब अगर मैं ध्यान से देखूं तो यहां पे देखो ये r², ये r, यहाँ पे a रेस टू कितना हो गया दोस्तों 5 और यहाँ पे 1024। या तो आप इसको डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हो, या तो ऐसा कोई नंबर्स आपको ढूंढना होगा जो रेस टू में फिफ्थ, मतलब रेस टू में यहाँ पे उसके ऊपर भी 5 आता होगा। तो 1024 जो है वो कौन सा ऐसा नंबर है जिसका रेस टू में 5 आएगा, तो हमें चेक करना होगा। सपोज मैं 6 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 6 6 6 6 6 अगर मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, देखता हूँ कि इसका कितना आंसर आता है। देखो ये 5 टाइम है, 6 6 जा हमें पता है 36 होता है, 36 6 जा अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो 216 होगा। फिर भी मैं करके देख ले रहा हूँ। देखो यहाँ पे 6 है और यहाँ पे दोस्तों 3, 36 और बाद में 3 6 जा 18, 216। अब 216 को मुझे किससे मल्टीप्लाई करना है दोस्तों, फिर से 6 से मल्टीप्लाई करना है। 6 6 जा 24, 2 कैरी, 6 1 जा 6, 6 और 2 8 और 6 2 जा कितना होगा दोस्तों 12। मतलब यहाँ पे इतने में ही 4 टाइम में ही वो नंबर बड़ा आ जा रहा है, तो जरूर ये नंबर कुछ ना कुछ छोटा होगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ पता है, अब मैं 5 का नंबर चेक कर रहा हूँ।
या 4 का पहले चेक कर ले रहा हूं। अब देखो यहाँ पे 4 का चेक कर लेते हैं। 4 को अगर मैं कितने टाइम मल्टीप्लाई करूं, 5 टाइम, तो मुझे 5 टाइम मल्टीप्लाई करने पे ये नंबर मिलता है क्या? देखो 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, 64 4 जा, ये तो अपने को करना होगा, 64 4 जा 4 4 जा 16, 1 कैरी, 6 4 जा 21 और 25, 256। और बाद में 256 को फिर से 4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं दोस्तों। 4 6 जा 24, 4 5 जा 20, 22 का 2 कैरी, 4 2 जा 8 और 2 10। मुझे पता था कि 4 इसका आंसर आएगा, पर मैं जानबूझ के 6 लिया कि आपको दिखाया कि कभी भी एग्जाम में ऐसे पैनिक नहीं होना है। हमें समझ में आ गया कि 4 नंबर को अगर मैं 5 टाइम मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे पता है यहाँ पे 4 रेस टू क्या है 5, और यहाँ पे क्या है दोस्तों a रेस टू 5। ऊपर के नंबर सेम है, मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ a रेस टू 4। ये आपका हो गया, a का आपने वैल्यू दोस्तों निकाल दिया। अब आपको क्या करना है दोस्तों, a के बाद आपको फ्रॉम दी सेकेंड कंडीशन लेना है, फ्रॉम दी सेकेंड कंडीशन। अब फ्रॉम दी सेकेंड कंडीशन क्या बोल रहा है दोस्तों, फिफ्थ टर्म मतलब ये है AR स्क्वायर इज मतलब इक्वल स्क्वायर ऑफ दी थर्ड टर्म। स्क्वायर मतलब थर्ड टर्म का आपको क्या करना है, स्क्वायर लेना है। जस्ट यहां से a और a स्क्वायर कैंसिल कर दो और जस्ट a का वैल्यू निकाल दो, r का वैल्यू आपको तुरंत मिल जाएगा। r का वैल्यू आपको यहाँ पे तुरंत प्लस ऑफ माइनस के फॉर्म में मिल जाएगा, और जस्ट फिर दो कंडीशन के अकॉर्डिंग आप ये वैल्यूज को क्या कर सकते हो दोस्तों, फाइंड आउट कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियो को पूरा का पूरा अच्छे से देखना है, लास्ट के तीनों क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो भी आपको और भी चीजें एक्स्ट्रा चाहिए तो आप प्लीज नीचे कमेंट कर सकते हो, और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को इस लेक्चर को शेयर करो। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद दोस्तों।